बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों सजेस्ट स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कोरोना वायरस की वजह से खेलों की दुनिया की खबरें मंजर आम पर आएँ या ना आएँ, बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलों के मुकाबले हों या ना हों, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर इस वक्त हेडलाइंस की जीनत बना हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट में पै दर पे आने वाले कुछ अहम बातों ने एक बार फिर दुनिया को पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब मुतवज्जे कर दिया है। पहले उमर अकमल का मामला, जिनको 3 साल की सज़ा दी गई, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है मुख्तलिफ़ हलक़ों की जानिब से कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क़ानूनी मुशीर तफ़ज़्ज़ुल हैदर रिज़वी और रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर अब आमने सामने है और मामला अदालत तक जा पहुँचा है। जी हाँ जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें तो गुज़रने वाले कुछ घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल को 3 साल की सज़ा दी, उस पर आग बगोला हो गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर शुएब अख्तर, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना गुस्सा निकाल दिया है उमर अकमल के ऊपर, और फिर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लीगल डिपार्टमेंट को आड़े हाथों लिया। तफ़ज़्ज़ुल हैदर रिज़वी, जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वाबस्ता रहे, अब भी कानूनी मुशीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके बारे में जो अल्फाज अदा किए शुएब अख्तर ने, उस पर तफ़ज़्ज़ुल हैदर रिज़वी जो हैं उनके ख़िलाफ़ क़ानूनी चाराजोई करने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल पर इससे कबल कि हम गुफ्तगू करें, आपको ये बताते चलें कि स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब, जो कि हमारे साथ इस शो में मौजूद रहेंगे। खुशामदीद कहेंगे सिकंदर बख्श साहब आपको। और सिकंदर बख्श साहब के साथ जनाब और भी हमारे आज मेहमान होंगे जो इस शो का हमारे साथ हिस्सा होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह खालिद महमूद साहब को हम खुशामदीद कहेंगे। खालिद महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। बहुत मेहरबानी। और खालिद महमूद साहब के साथ जनाब हमारे साथ इस शो का हिस्सा होंगे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शेगान एजाज साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया शेगान एजाज साहब कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला है। गुफ्तगू की शुरुआत के कबल इसके कि मैं करूं, कुछ बात कर लेते हैं उमर अकमल के हवाले से। और उमर अकमल के हवाले से मामला कुछ इस तरह है कि उमर अकमल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो जवाब दायर किया है उसकी अगर मैं बात करता हूं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 फरवरी 2020 की शाम को होने वाले वाक़े पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। और इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम ख़ान, उसके साथ कर्नल आसिफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर और उनके साथ उस्मान वाला साहब जो है वो मुलाकात करते हैं उमर अकमल के साहब के साथ मुकामी होटल में। PSL 5 के आगाज़ पर बोर्ड के ऑफिशल्स की जानिब से मुलाकात के लिए जब उमर अकमल को बुलाया गया, आर्टिकल 1.1.4 और 4.2 के तहत बोर्ड ऑफिशल से पूरी तरह उमर अकमल कहते हैं कि उन्होंने ताउन किया, बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात पर तमाम सूरत हाल से आगाह किया और बग़ैर किसी हिचकिचाहट के अपने दोनों मोबाइल फ़ोन्स भी उनके हवाले कर दिए जो अब तक उमर अकमल को नहीं मिले हैं। बोर्ड ने मुझ पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने के वो 2 चार्जेस लगाए। पहले चार्ज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के विजिलेंस और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को पेशकश के बारे में आगाह करने में ताख़ीर की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक इंटरव्यू में बताया गया कि मैंने दोस्त की जानिब से डिनर में शिरकत की। अपने दोस्त जिसका नाम हम यहाँ नहीं ले रहे, उमर अकमल ने बताया कि बैट्समैन को पेशकश की PCB का पहला चार्ज। उमर अकमल ने PCB को इंटरव्यू में बताया कि वो इस मुलाकात से मुतमईन ना हुए और वो चले गए। उमर अकमल ने सारे वाक़े पर बरवक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इत्तला नहीं दी। PCB चार्ज का ये जो चार्ज है वो गलत बयानी पर मबनी है और उस शख्स का नाम नहीं बताया, जबकि मुझे उसका नाम खुद भी नहीं पता। फिर उमर अकमल का जवाब, मेरे पास इस शख्स का नाम छुपाने की कोई वजह नहीं थी। उमर अकमल का जवाब, जब मशकूक शख्स ने मुझसे पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियों पर सवाल किया तो मैं डिनर छोड़कर चला गया। उमर अकमल का जवाब, मुझे कोई पेशकश नहीं हुई, इस मामले पर रिपोर्ट भी नहीं की इसी वजह से। उमर अकमल ने जवाब दिया कि मैंने माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होने वाली पेशकशों के बारे में आगाह किया है, करता रहा हूँ। उमर अकमल का जवाब कि दूसरे चार्ज मुबैना बुकी से मुलाकात का इल्ज़ाम लगाया गया जिसका मैंने इंटरव्यू में नहीं बताया। उमर अकमल का जवाब था कि मुबैना बुकी मेरे करीबी अजीज़ का जानने वाला है, मुलाकात में निजी और ख़ानदानी मसले पर बात
बात हुई। उमर अकमल का जवाब था कि माजी में मुझसे मुतालिक बोर्ड में होने वाले मामले को मीडिया की जीनत बनाया जा चुका है। उमर अकमल का जवाब था कि माजी के तल्ख तजुर्बात की वजह से मैंने ख़ानदानी मसले पर होने वाली मुलाकात को अफशा नहीं किया। उमर अकमल का जवाब था कि मुलाकात में मुबैना सट्टेबाज से मेरी मदद के लिए कुछ तलब किया गया, जिस पर मैं समझ गया कि यह फिक्सिंग का मामला है, इसलिए मैं पीछे हट गया। उमर अकमल ने बताया कि उसने फ़ौरन बाद मुलाकात को ख़त्म कर दिया। उमर अकमल ने ये सारी बातें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने जवाब में दी हैं और उसके बाद उमर अकमल को 3 साल की सज़ा का सामना है। सीधा चलेंगे जनाब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शेगान एजाज साहब की तरफ, जो माजी में शर्जील खान के लॉयर की हैसियत से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुकालमा करते रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि वो इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देखते हैं। शेगान एजाज साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में आपको। आप माजी में इसी तरह की प्रोसीडिंग को हैंडल करते रहे हैं और पहले आपके जो क्लाइंट शर्जील खान साहब थे, जिन पर यह इल्ज़ाम था कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2 2017 में उन्होंने पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद यूनाइटेड के तरफ से खेलते हुए 2 डॉट बॉल खेली थी, वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ। आपको दिखाते हैं जनाब किस तरह 2 डॉट बॉलें खेली थी शर्जील खान ने, और उसके बाद उनको 2.5 साल की सस्पेंडेड सज़ा हुई थी और अब वो एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आए हैं। जी हाँ जनाब, शर्जील खान रंगे हाथों पकड़े गए, फिर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से माफ़ी मांगी। अब वो पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स से खेल भी गए हैं और अब बातें हो रही हैं कि उनको पाकिस्तान टीम में वापस लाना चाहिए। शेगान एजाज साहब, सीधा आपकी तरफ आऊंगा, क्या कहेंगे उमर अकमल के इस तमाम वाक़े के ऊपर, सजा के ऊपर? उमर अकमल को जो सजा दी गई है, जो 3 साल की सजा है, वो माजी में जो सजाएं दी गई हैं नॉन डिस्क्लोजर के लिए या फेलियर टू रिपोर्ट के लिए, उस लिहाज से बहुत सख्त है। हमने देखा मोहम्मद इरफान को नॉन डिस्क्लोजर के लिए 6 माह की सजा दी गई। इसी तरह मोहम्मद नवाज को जो सजा दी गई वो 2 माह की थी। तो जो रेंज है सजा की एंटी करप्शन कोड के तहत, जो पीसीबी का एंटी करप्शन कोड है उसके तहत, वो 6 माह से सजा शुरू होती है और लाइफ बैन तक जाती है, या एग्रीड सैंक्शन के तहत जो सजा है वो इस रेंज से बाहर भी दी जा सकती है, जो नवाज के केस में हमने देखा जो सजा 6 माह से भी कम दी गई। उमर अकमल के केस के अंदर ये सजा, माजी में ऐसी कोई सजा, इतनी सख्त सजा प्लेयर्स को नहीं दी गई। ये सख्त सजा है, 3 साल की सजा। थोड़ा सा यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि उमर अकमल के केस के अंदर एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि उमर अकमल ने शो कॉज नोटिस का जवाब तो दिया, लेकिन जब उमर अकमल को नोटिस ऑफ चार्ज यानी प्रॉपरली उसके खिलाफ एलिगेशन सामने आए जिसका जवाब देना था, वहां पे थोड़ा सा लीगली केस को मिस हैंडल जरूर किया गया, क्योंकि अगर वहां पे उन चार्जेस को डिनाई किया जाता तो एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल बन जाता, और वो डिनाई ना इस केस में नहीं किया। उनका केस सीधा डिसिप्लिनरी पैनल को चला गया जिसने सजा दी। यहाँ पे अगर चार्जेस को डिनाई करते तो ट्रायल पूरा एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होता और चलता, लेकिन इस केस के अंदर केस सीधा जो है सजा के लिए चला गया। वो सिर्फ उसी केस में करना चाहिए था अगर एग्रीड सैंक्शन की पीसीबी के साथ उमर अकमल की कोई बातचीत 5.1.12 जो क्लॉज है उसके तहत चल रही होती और उसके तहत ये सजा तय हो जाती कि 6 माह सजा हो। तो यहाँ पे ये सजा जो है ये नहायत सख्त लगती है, और थोड़ा सा लगता है इस तरह है कि उमर अकमल शायद एग्रीड सैंक्शन वाली चीज पे किसी पे भरोसा करके रहा और उसको लगा ऐसे कि जो बात उसको की गई शायद वो पूरी ना की गई। ठीक है, इस पर तफज़ुल अदर रिजवी साहब का क्या मौक़िफ़ था वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस वक्त खालिद महमूद साहब की तरफ चलूँगा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह हैं और माजी में कई हंगामा खेजियों के चशमदीद गवाह रहे हैं। और ये भी आपको बताना ज़रूरी है, जब 1999 में 6वां आलमी कप 7वां आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट इंग्लैंड की सरजमीन पर खेला गया था, पाकिस्तान टीम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी, तो उस टीम पर बड़े इल्ज़ामात लगे थे और उस वक्त खालिद महमूद साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे। और इसीलिए आज के इस प्रोग्राम में हमने उनको भी शामिल किया है कि खालिद महमूद साहब सिर्फ माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नहीं रहे, बल्कि कानूनी चीज़ों को भी जानते हैं, क्योंकि LLB की डिग्री आपके पास है। खालिद महमूद साहब, आपने शेगान एजाज साहब की गुफ्तगू सुनी, सिकंदर बख्श साहब भी अपना हिस्सा डालने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन पहले मैं आपको इस गुफ्तगू का हिस्सा बनाना चाहूँगा। जी, मैंने आपके प्रोग्राम की जो इब्तदाई सारी बातें हैं वो मैं सुन चुका हूँ। मैं हमारे जो फासिल दोस्त वकील साहब इसमें शामिल हैं उनसे मुत्तफिक हूँ कि ये केस कुछ मिस हैंडल हुआ है। उमर अकमल की जानिब से भी मेरा ख्याल है उसको सही कानूनी रास्ते नहीं दी गई, सही मशावरत नहीं हुई, और उसमें जब रस्मी तौर पर उस पर नोटिस किया गया तो उस वक्त ने उसका जवाब नहीं दिया और लिहाजा वो ट्रिब्यूनल ने इस हद तक बात ठीक है। और बज़ाहिर देखा है तो
किसी केस में 2 महीने सजा, किसी में 6 महीने सजा, तो इसमें 3 साल की सजा। तो इस लिहाज से तो इसमें कोई शक नहीं कि सजा बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन एक बात फिर भी मद्देनजर रहनी चाहिए, अब इस केस में तफसीली फैसला जो था, जो भी कमेटी या जो कॉम्पिटेंट लोग थे, तरफ से कोई फैसला नहीं आया। कुछ ना कुछ बाहर कुछ स्पीकिंग ऑर्डर तो होगा, कोई चीज सामने आनी चाहिए, उसमें वो अपने दलाइल वो ये होंगे, उन्होंने भी अपनी वजूहात कुछ ना कुछ लिखी होंगी, तो वो सारी चीजें सामने आ जाए तो फिर कुछ तबसरा जो है इससे किया जा सकता है कि क्या जवाब का या बिल्कुल कोई जवाब नहीं है, ये जो है वो ज्यादा सख्त है। बिल्कुल ठीक है खालिद महमूद साहब आपने, और सिकंदर बख्श साहब आपकी बेचैनी को ख़त्म किए देते हैं, आपकी तरफ आ जाते हैं। और ये जो बात हो रही है, शेगान एजाज साहब का वसी तजुर्बा है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, फिर खालिद महमूद साहब का अपना तजुर्बा है, मुशाहिदा है, उसकी बुनियाद पर वो भी यही कह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा सज़ा हो गई, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये फेलियर टू रिपोर्ट का मामला है। मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं उमर अकमल, और ये हमारी आपसे बात होती रही है। तो हमारे जो 2 सीनियर मुअज़्ज़िज़ आज शो में मेहमान हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, तो आप किस तरह इस तमाम सूरत हाल को देख रहे हैं? देखिए, आपने खुद कहा, एक्चुअली मैं तो एक बात पे सख्ती से बिलीव करता हूँ, और ये पिछले 15 साल से मैं ये बात कर रहा हूँ, और आज फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और मरते दम तक करता रहूँगा कि जिसने क्रिकेट में करप्शन की है उसका एंट्री स्टेडियम में बंद होनी चाहिए। ये मेरा स्टैंड है, और मैं आपके इस स्टैंड पर कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ। मगर आप जब सख्ती की बात होती है तो आप कहने लगते हैं कि बच्चे के साथ सख्ती होगी। नहीं सर, मैंने कब कहा? नहीं, आप पिछले 4 दिन से यही बातें हो रही हैं कि जी उसके साथ जुल्म हो गया, उसके साथ जुल्म हो गया। भाई, उससे और ज़्यादा सख्त सज़ा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ, उससे आपने खुद कहा कि वो गए किसी से ख़ानदानी मसले को हल करने के लिए, कि भाई वो कौन से बहुत बड़े तारिक जमील साहब थे कि जिन वो ख़ानदानी मसले हल करेंगे, उधर उनको लगा कि ये ऑफ़र कर रहा है मुझे, तो उन्होंने जाकर, मतलब ऑफ़र तो हो गई ना, तो ही वॉज सपोज टू रिपोर्ट। खैर, मैं इस बात को ख़त्म, मैं इस पर ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं लोगों की बात सुन। मगर मैं एक सवाल शेगन साहब से पूछना चाह रहा हूँ, मगर ये उमर अकमल का नहीं है, शर्जील के मामले में। देखें जी, शर्जील पे ये इल्ज़ाम लगा कि उसने पैसे लिए थे। क्या आप के पीसीबी ने ये साबित कर दिया था कोर्ट के अंदर, जहां आप केस लड़ रहे थे, कि उसने पैसे लिए? नहीं, ये चीज साबित नहीं हुई थी, ना कोई मनी ट्रेल था, ना ये चीज कभी कोई साबित हुई कि कोई पैसे किसी ने रिसीव किए थे। नहीं, बिल्कुल साबित नहीं, मगर फिर भी उसको सजा होगी। ये चीज साबित बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि ये मुझे बताइए कि अगर मैं सलीम मलिक की तरफ जाता हूँ, आप वकील हैं बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के, अगर सलीम मलिक का केस खुलता है, पुराने केसेस आते हैं, तो उनमें क्या दोबारा सजा हो सकती है? देखिए, उसमें तो क्योंकि सलीम मलिक के केस के अंदर तो जाहिर है, अब क्योंकि वो पहले लाइफ बैन हुआ और वो बातचीत बाद में तो खत्म भी हो गया, वो तो दोबारा सजा में तो ये कि अब आगे कोई असाइनमेंट ना हो, यानी उसमें तो बात ये होगी ना कि और वैसे वो दोबारा खुलना देखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक चीज अगर पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, एक केस मुकम्मल हो गया, तो वो अब किस तरह खुल सकेगा अगर वही चीजें हैं, अनलेस कि कोई नई चीज सामने आए या कोई नया एलिगेशन है। नहीं, वो अगर मलिक साहब आके खड़े हो जाएं और कहना शुरू हो जाएं कि जी इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे से पैसे लिए, इसने मुझसे पैसे दिए, ये लड़के सारे इसमें शामिल थे, तो क्या दोबारा उस पर हो सकती है इन्वेस्टिगेशन? मैं लीगल पॉइंट से पूछ रहा हूँ। उसमें बड़ा प्रॉब्लम आएगा, उस इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो तो बहुत पुरानी चीज है। अच्छा। उसके अंदर ये पहले 15 साल 20 साल की खामोशी क्यों रही? अब इस स्टेज पे ये बातें बताने का मकसद क्या है, और उनकी बात आगे से कोरॉबरेट कौन करेगा? तो उसमें प्रॉब्लम आएगा, उसको साबित करना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, साबित करना मुश्किल होगा, लेकिन सबसे अहम पहलू यह है कि खालिद महमूद साहब, मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमारे साथ मौजूद हैं। और खालिद महमूद साहब, जो जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल कयूम इंक्वायरी हुई थी, उसमें आपका भी जवाब था, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा में सलीम मलिक साहब ने शाहज़ेब खानज़ादा के साथ जो गुफ्तगू की है, वो हम आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद खालिद महमूद साहब की तरफ चलते हैं। सब टीम में क्या हो रहा था? अगर आप कह रहे हैं कि आप जीत रहे थे और आप सिर्फ जीतने के लिए खेलते थे, तो आपके खिलाफ सब बात क्यों कर रहे थे? टीम के मैनेजर भी क्यों कह रहे थे कि सब हो रहा था? ऑब्वियसली टीम पॉलिटिक्स ही, मैं आपको बता रहा हूँ, उस वक्त लड़ाई थी 2 ग्रुप की। वकार और वसीम दोनों कप्तान बनना चाह रहे थे। जो दुनिया का इस वक्त पाकिस्तान के सबसे समझदार थे, आरिफ अली खान अब्बासी, उन्होंने उठा के मुझे कप्तान बनाया और उन्होंने कहा कि तुम इसको संभाल लोगे। मैंने कहा जी कोशिश करूंगा।
और ये तो मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, जब मैं ओवर्स देने के लिए जाता था ना, मेरे से वकार बॉलिंग का बात करता था ना वसीम वकार करता था, और मैं दोनों को एक ही चीज कहता था कि उसने तो 5 आउट करने हैं उधर से, तुम मेरे से बात तुम करो ना करो, तुम्हारा दुनिया में नाम है। यही चीज मैं उसको कहता था, और दोनों तीसरे बॉलर की बारी नहीं आती थी। उस वक्त उनको समझ आई ग्रुपों को कि यार ये तो पक्का होने लगा है, ये तो सारी सीरीज जीत गया है। फिर ये सब इकट्ठे हुए, फिर मेरे खिलाफ मुहिम चली। राशिद लतीफ़ ने आप पर और भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए हैं। चेक्स वो बुकीज़ के मुख्तलिफ जगह पे पब्लिश हुआ कि वो दिखाते रहे कि वो आपके नाम पर थे। साथ ही उस टॉस के हवाले से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें वो उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको कन्विंस कर लिया था टॉस के हवाले से, मगर आपने उसके बावजूद उल्टा फैसला किया, पाकिस्तान वो मैच हारा क्योंकि आपने वो मैच फिक्स किया हुआ था। देखें बॉस, बात सुने, ये कप्तान की मर्जी होती है। मैं समझता था उस वक्त कि हमें बारी लेनी चाहिए, तो मैंने वो डिसीजन लिया। मेरा वाइस कैप्टन उस पर एग्री नहीं कर रहा था, पर टीम मैंने लड़ानी थी ना, अंदर कप्तान लड़ाता है ना टीम। तो आपसे अच्छे भी डिसीजन होते हैं और बुरे भी होते हैं। सलीम मलिक साहब क्या कह रहे थे? आज शाहज़ेब खानज़ादा में शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू करते हुए एक क्लिप हमने आपके साथ शेयर किया। खालिद महमूद साहब की तरफ चलूँगा। खालिद महमूद साहब, 1999 वर्ल्ड कप में आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे और टीम फाइनल तक पहुंची, लेकिन फिर हार गई और उसके बाद टीम पर बड़े सवालात उठे, इल्ज़ामात लगे। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये जो सलीम मलिक का एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल रहा है, जिस पर सिकंदर बख्श साहब ने शेगान एजाज साहब से सवाल किया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सलीम मलिक इस वक्त जो भी कहें, मुझे नहीं पता कि वो खानज़ादा साहब ने मजीद उनसे क्या सवालात पूछे। अब ये 20-21 साल पुरानी बात है, वो जो मलिक क़य्यूम साहब वाली इंक्वायरी हुई थी, लेकिन क्या उनसे ये सवाल पूछे गए कि बाकी चीज़ें तो आप छोड़ दें, 3 या 2 ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी थे, एक शेन वॉर्न थे और एक टीम में थे मार्क वॉ थे। उन्होंने ये कहा था कि ये साहब हमारे पास आए और उन्होंने हमें पैसा ऑफर किया और कहा कि ये मैच आप जो है हार जाएं या जीत जाएं, जो भी चीज थी। तो वो तो इतनी अहम गवाहियां उनके खिलाफ आई थी उन प्रोसीडिंग में, जिसका कोई जवाब किसी के पास नहीं था। वो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी क़य्यूम साहब के सामने पेश हुए, उन्होंने ये गवाही दी। वो गवाही मैंने भी सुनी, उस वक्त मुझे बुलाया गया था। बच्चे खैर उनकी खिलाड़ी हैं तो आप भी देख लेंगे क्या कहते हैं। वो सारा कुछ हुआ जिसका कोई जवाब सलीम मलिक साहब के पास नहीं था। इस तरह की और उनके खिलाफ गवाहियां कहीं आई मुख्तलिफ तरफ से, तो इसलिए उनको बैन कर दिया गया। अब उसके बाद ये अंदरूनी सियासत और वसीम अकरम ये करता था, बुखारी यूनुस वो करता था, ये तो बिल्कुल ऐसे इजाफी सी बातें हैं जिसकी कोई अहमियत नहीं है। इस किस्म की सियासत जो होती है अक्सर व बेशतर पाकिस्तान की टीम में भी और शायद दूसरी टीमों में भी होती रही है। तो ये उससे ये नहीं होता कि वो कप्तान के खिलाफ मैच फिक्सिंग के इल्जाम लग जाए। और ये इल्जाम ये भी है कि ना वसीम अकरम ने लगाया है ना वकार यूनुस ने लगाया। ये आपको पता है, ये राशिद लतीफ़ ने सबसे पहले बात की थी और मैं इसको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि उसने उस जुर्रत का मुजाहरा किया, ये बात कर दी और वो बात के नतीजे में ये मसला सामने आ गया। इसलिए मुझे किसी तरह का भी सलीम मलिक के मामले में कोई शक व शुबा नहीं है। उसको जो सजा हुई थी, जो बैन हुआ था, रह गई बात के वो जो बात से वो बैन हट गया था, वो किसी लोअर कोर्ट में गालबन कोई पिटीशन हुई और क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि उसमें वो पार्टी बनते और उसमें पूरी जो गवाहियां थी वो उसके बारे में कोर्ट को बताते। कहाँ एक हाई कोर्ट के जज का फैसला या फतवा जो भी कह लें, ठीक है, वो प्रोसीडिंग की नौयत होती थी, लेकिन उसको कोई छोटा कोर्ट जो था, सिविल कोर्ट जो है, वो कैसे उसको खत्म कर सकता था। ये गहरा कानूनी मसला है, लेकिन मेरा ख्याल जो था वो एक वाज़ेह केस है जो खत्म हो चुका है। अब जो मर्जी कहते रहे, ये क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी है कि वो 0 टॉलरेंस कहते कहते अगर फिर उनको भी वापस ले आना चाहते हैं तो वो एक ट्रेजेडी होगी। ठीक है, खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शेगान एजाज साहब लाहौर से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद गुफ्तगू करेंगे, शुएब अख्तर, तफद्दुल हैदर रिजवी का मामला क्या है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तमाम सूरत हाल पर क्या कहा है, ये भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
बात हो रही है जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। क्रिकेट हो या ना हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खबरों में रहता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी खबरों में रहते हैं। और अगर मौजूदा सिनेरियो की बात करें, सलीम मलिक ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला, शोएब अख्तर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मामलात पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, उमर अकमल का केस का अभी तफसीली फैसला आना है, तो खासी गहमा गहमी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मुशीर तफज्जुल हैदर रिजवी साहब की बात कर लेते हैं, जिन्होंने कानूनी चारा जोई के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला किया है। और वजह बने हैं शोएब अख्तर साहब। रावलपिंडी एक्सप्रेस जो अपनी तेज़ गेंदों और अपने जारहाना रवैये की वजह से हमेशा मौजूद बहस रहते हैं, तफज्जुल हैदर रिजवी की जानिब से शोएब अख्तर के खिलाफ हातक इज़्ज़त का दावा दायर किया गया है और शोएब अख्तर के खिलाफ 10 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर किया है। तफज्जुल हैदर रिजवी साहब का ये कहना है। उसके साथ जनाब साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए FIA को भी दरख्वास्त दे दी है। तफज्जुल हैदर रिजवी साहब कहते हैं शोएब अख्तर के इल्ज़ाम झूठे हैं, गैर ज़िम्मेदाराना बयान से साख को नुकसान पहुंचा, बैरून मुल्कों में भी शोएब अख्तर के खिलाफ केस दायर करूंगा, ये कहते हैं तफज्जुल हैदर रिजवी साहब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी लीगल डिपार्टमेंट और कानूनी मुशीर तफज्जुल हैदर रिजवी के खिलाफ ज़बान पर शदीद रद्द अमल, शोएब अख्तर ने जो कहा वो गैर मुनासिब और हतक आमेज़ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है। इस ज़बान को किसी भी महज़्ज़ब माशरे में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है तफज्जुल हैदर रिजवी ने ज़ाती हैसियत में मुकदमा किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपना हक़ महफूज रखता है इस सारी सूरत हाल में, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है। असल में ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, असल में इसकी नौबत क्यों आई, शोएब अख्तर ने क्या कहा तफज्जुल हैदर रिजवी साहब के बारे में, वो आपको दिखा देते हैं। इतनी बड़ी नालायकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानून की तरफ से हुई। और अगेन ये तफज्जुल रिजवी जो है ये इंतहाई दर्जे का नालायक आदमी है जिसने ओवरलुक किया, एक बाबर शाबर भी है। ये वो नालायक डिपार्टमेंट है जिसकी वजह से PCB को ये आप टाइम देखना पड़ रहा है और इंतहाई दर्जे का गिरा हुआ और बहुत ही नालायक डिपार्टमेंट है। इसमें खास तौर पे मैं जो नाम लेता हूँ तफज्जुल रिजवी है, वो एक पता नहीं कहाँ से वो आ जाता है और तलकात उसके बड़े अच्छे हैं, वो कहीं ना कहीं से घुस के आ जाता है और फिर 10-15 साल से वो PCB के साथ लगा हुआ और माशाल्लाह कोई ऐसा केस नहीं है जो वो हारा नहीं है अभी तक। शोएब अख्तर तो कह रहे हैं वो कोई ऐसा केस नहीं है जो हारे नहीं है, लेकिन तफज्जुल हैदर रिजवी साहब ने जो कानूनी नोटिस भेजा है शोएब अख्तर साहब को, उसमें लिखा हुआ है कि 99% उनकी जीत का रेशो है। और इस बारे में मैंने जब तफज्जुल हैदर रिजवी से गुज़िश्ता रात रब्ता किया कि आपको हम अपने शो में ऑनलाइन आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़े तहम्मुल से मेरी बात सुनी और उन्होंने कहा कि हुसैनी साहब अब मामला अदालत में है तो मैं अदालत में ही जाके अब सारी बात करूंगा, मुझे बड़े फ़ोन आ रहे हैं टेलीविज़न से कि आप बात कर लें। उन्होंने कहा इस बारे में अगर आप सलमान नसीर जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लीगल मामलात को देखते हैं उनसे बात कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। सीधा चलूँगा शेखान एजाज साहब की तरफ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट हैं। शेखान एजाज साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आपका माजी में बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, लीगल डिपार्टमेंट के साथ जब आप शर्जील का केस डिफेंड कर रहे थे, तो आप इस तमाम सूरत हाल पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें देखने की बात यह है कि जो वकील होता है वो क्लाइंट का जो केस होता है वो आर्ग्यू करता है और क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक करता है। तो जो यानी इस केस में जो क्रिकेट बोर्ड कहेगा अपने वकील को, वही जो रिलीफ वो चाहते हैं उसके मुताबिक ही वकील आर्ग्यू करेगा। नो डाउट जो बोर्ड की पॉलिसी रही है उस पर मुझे इख्तलाफात है कि बोर्ड का जो रोल है वो पेरेंटल होना चाहिए और प्लेयर्स की रिफॉर्म्स की तरफ होना चाहिए। मैं एक थोड़ी सी बात इस तरह करूं कि प्लेयर्स को मुकम्मल बैन कर देना चाहिए। मुकम्मल बैन तब करें जब पहले उसके लिए कानून बना लें और फिर उस कानून के मुताबिक चीज करें। अच्छा, जो ये सारा मामला रहा है, मैंने शर्जील के केस में भी बोर्ड से वास्ता रहा, उसके अलावा भी रोज जो BOG के मेंबर्स का आपस में डिस्प्यूट था चेयरमैन के साथ, उसमें भी मैंने कुछ मेंबर्स को रिप्रेजेंट किया। बाकी भी काफी इनके साथ केसेस तकरीबन हर दूसरे दिन इनके साथ होता रहा। तो ये तो कहना, देखिए मुझे इस तरह की उनकी जात के हवाले से तो कोई शिकायत नहीं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो रवैया है, जो वकील का काम है वो है क्लाइंट का केस लड़ना। हाँ, वकील को उस केस में इमोशनल नहीं होना चाहिए, ये मैं समझता हूँ, और वकील को अपने इमोशंस को साइड पर रख के क्लाइंट का जो केस है क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो लड़ना चाहिए। तो ये जो सारा मामला है ये बड़ी ही अनप्लेजेंट सिचुएशन बनी है और ये आइडियली स्पीकिंग इस तरह की सूरत हाल नहीं बननी चाहिए।
ठीक है, लेकिन इससे पहले कि मैं खालिद महमूद साहब की तरफ चलूं, सिकंदर बख्श साहब आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कहा है कि जनाब जो ज़बान इस्तेमाल की है किसी महज़ब मुआशरे में उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, और जब आप गुफ्तगू करें तो तहज़ीब तमद्दुन का जो दायरा है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, तहज़ीब तमद्दुन को मलूज़ खाते रखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक साल पहले 2019 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा था, सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, तो शोएब अख्तर साहब ने सरफराज अहमद साहब के बारे में क्या कहा था, ज़रा वो भी आपको दिखा देते हैं। एक तो मुझे जब टॉस करने आया, इतना पेट उसका निकला हुआ, इतना मोटा उसका मुंह, इज द फर्स्ट कैप्टन दैट आई हैव सीन वाज अनफिट। ये आपको शोएब अख्तर का बयान दिखाने का बुनियादी मकसद ये था कि खिलाड़ी पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं, और सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के कप्तान नहीं थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कप्तान नहीं थे, वो 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम के कप्तान थे। और हैरानगी मुझे ये कि उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई इस बारे में मजम्मती बयान सामने नहीं आया, कोई जवाब नहीं दिया गया। खालिद महमूद साहब एक्स चेयरमैन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, सिकंदर बख्श साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सिकंदर बख्श साहब पहले आपको शामिल कर लेते हैं, फिर खालिद महमूद साहब की तरफ चलेंगे। क्या आपके लिए हैरान कुन नहीं है कि सरफराज के बारे में तो बिल्कुल खामोश रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कोई मजम्मती बयान जारी नहीं हुआ? नहीं, ये यूट्यूब का बयान है इनका। सॉरी, ये जो क्लिप दिखाई है, जी 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 बिल्कुल। देखिए यूट्यूब का मसला ये है कि नहीं वो भी यूट्यूब था जो आपको दिखाया था। यूट्यूब का मसला ये है कि वहाँ पे पॉपुलैरिटी लेने के लिए, फैंस लेने के लिए यू हैव टू, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी लूज टॉक करनी पड़ती है। वो ये भी इतना अच्छा स्टेटमेंट नहीं, पाकिस्तान टीम के कप्तान के बारे में आप इस तरह बात बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ उनको मुज़म्मती बयान नहीं आना चाहिए था, उनको क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल स्टेप इन करना चाहिए था कि भैया क्या आपने बोला हमारे कप्तान के लिए, उसके ऊपर भी वो खुद जिस तरह के यहाँ पर वो उन्होंने बयान दिया है रिजवी साहब के लिए, रिजवी साहब के लिए भी उन्होंने काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि मेरे ख्याल से नहीं करने चाहिए थे, बहुत ज़्यादा कर गए। चलें, वो उनका हो सकता है कोई पर्सनल आपस में, अगर जो अभी जो शेजन बात कर रहे थे कि जो इमोशनल नहीं होना चाहिए किसी वकील को, तो मैंने आज तक तफस्सुल रिजवी साहब से, मैंने जब मैं इंडस में था बहुत मैंने उनसे टेलीफोन पे बात की है अपने प्रोग्राम से, कभी भी वो इमोशनल नहीं होते, बड़े कूल एंड कामली बात करते हैं। मगर उनका बिल्कुल सही है इन सारे वकीलों की बात कि जी जो क्लाइंट कहता है वो करते हैं, तो क्लाइंट की लाइन को वो टो करते हैं। तो उसमें जो है थोड़ा शोएब अख्तर जो है वहाँ पर जज्बाती हो गए और बोल दिया, और उसकी बेसिक वजह ये है कि जो ये यूट्यूब चैनल है इसके अंदर पॉपुलैरिटी लेने के लिए, वहाँ पर अपने फैंस बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा इस किस्म की एग्रेशन दिखाना पड़ता है शायद, इसलिए कि मेरा तो कोई है ही नहीं यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या मजम्मती बयान दिया, खालिद महमूद साहब की तरफ अगर मैं चलूं, लेकिन उससे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए 10,000 रन बनाने वाले वाहिद खिलाड़ी यूनुस खान भी इस मामले में कूद पड़े हैं जनाब। और यूनुस खान ने जनाब अपने सोशल मीडिया पैगाम में ये कहा है कि शोएब अख्तर ने क्या सही और कड़वा सच बोला है, ये ऐसा सच है जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता, ये यूनुस खान साहब कह रहे हैं। और क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो इस रिमार्क्स पर ईमानदारी दिखाए जो पाकिस्तान क्रिकेट और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए होगा। मैं शोएब अख्तर के साथ खड़ा हूँ। यूनुस खान पाकिस्तान क्रिकेट का फ़ख्र, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान ये कहते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब इस तमाम सूरत हाल पर क्या तबसरा करना चाहेंगे? जी खालिद महमूद साहब। जी बड़ी मेहरबानी यारिया, आपके प्रोग्राम की बदौलत मुझे कौन क्या कह रहा है बहुत सी चीज़ों के बारे में मालूमात मिल रही हैं। सबसे पहले तो मैं जो शायदान साहब का है ये कहना कि ये क्लाइंट की हदायत के मुताबिक वकील केस लगता है, मैं थोड़ा सा उसमें इख्तलाफ करना चाहूँगा। मेरा ख्याल है मैं शायदान साहब को जानता हूँ और मेरा ख्याल है वो भी मुझे जानते हैं। क्लाइंट की हदायत के मुताबिक ही चलना होता है, लेकिन जो एक अच्छा एडवोकेट है, जो अच्छा एक कानूनी माहिर है, वो क्लाइंट को एडवाइस करता है कि ये केस जो है इसमें ये स्ट्रेंथ है, इसमें ये कमजोरी है, इसलिए आप इस तरह चले। वो एडवाइस करता है क्लाइंट को, और उसके बावजूद अगर क्लाइंट कहे कि नहीं जी मैंने तो यही करना है, तो फिर चल पड़ता है। तो ये एक ज़रूरी फरीज़ा है जो किसी भी कानूनी माहिर को सर अंजाम देना पड़ता है। मुझे नहीं इल्म के किस हद तक हमारे वकला हज़रात ये काम करते हैं, आंखें बंद करके नहीं चल पड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ इसमें उसको समझाना भी चाहिए। दूसरी बात, ये कानूनी माहिरी, ये शोएब अख्तर की जो बात है वो ज़बान सख्त है, लेकिन मुझे उसमें कोई फिर भी ये सरफराज के मामले में तो उसको बिल्कुल ऐसे बोलना चाहिए था। वो कहना ये चाह रहा है कि वो फिजिकली फिट नहीं है,
ये बात किसी और तरीके से भी कही जा सकती थी। जिस तरह पेट के बारे में और मुंह के बारे में गुफ्तगू करना पाकिस्तान के कप्तान की, आप ठीक कह रहे हैं, वो 22 करोड़ लोगों का कप्तान था, तो ये गुफ्तगू जेब नहीं देती, उनको बेहतर जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है खालिद महमूद साहब, आप हमारे साथ रहेंगे, आपका जवाब मैं मुकम्मल करूंगा, लेकिन एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक से वापस लौटूंगा तो सिकंदर बख्श साहब भी हमारे साथ होंगे, शेगान एजाज साहब भी हमारे साथ होंगे और आपका जवाब मुकम्मल करेंगे एक ब्रेक के बाद। बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह खालिद महमूद साहब शोएब अख्तर और तफज़ुल हैदर रिजवी के मामले पर। जी खालिद साहब, अपनी गुफ्तगू जारी रखिएगा। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि शोएब अख्तर ने जो कुछ सरफराज के बारे में कहा वो गैर मुनासिब अल्फाज थे। फिजिकल फिटनेस के बारे में अब बेहतर अंदाज में गुफ्तगू हो सकती थी। जहाँ तक उनका ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वकला के बारे में तबसरा है, देखिए शायगान भी यहाँ आपके साथ हैं। किसी वकील को अच्छा अगर कहा जा सकता है तो किसी वकील को बुरा भी कहा जा सकता है, उसमें कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। आप तारीफ कर सकते हैं वकील की, आप उसमें नुक्स भी निकाल सकते हैं कि वो नहीं है। बाकी रह गया कि ये उनका यहाँ होना, मैं 72-73 से क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता हूँ मुख्तलिफ हैसियतों में। मैंने आज तक इतनी मौज वकीलों की बढ़ती हुई किसी क्रिकेट बोर्ड में नहीं देखी जितनी के पिछले चंद सालों से यहाँ नजर आ रही है। इसमें मौजूदा क्रिकेट बोर्ड को मैं इल्जाम नहीं दे रहा, ये कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है। कई वकील हैं और पूरा शोबा है और तफज़ुल रिजवी साहब उसके अलावा कानूनी मशीर हैं, वो भी बाहर से बैठे हुए हैं। और मुझे नहीं पता कि एक केस कौन से जीते गए, एक मशहूर केस जो इंडिया के खिलाफ हुआ था और जिसको पाकिस्तान को हर्जाना भी देना पड़ा, पूरी कास्ट भी देनी पड़ी। उसमें जो आने जाने के अखराजात थे, फिर उसके बाद पहले एक राय ली गई। मुझे समझ नहीं आती कि आपने इतने वकीलों की फौज रखी हुई है, तो फिर भी एक गालबन अंग्रेज वकील था जिससे ये मशावरत करके ये लीगल एडवाइस दी गई कि इंडिया के खिलाफ केस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके भी बेशुमार अखराजात हुए, वो केस हारे, बड़ी शान शौकत से हारे। इंडिया को हमें हर्जाना भी देना पड़ा, वो भी काफी पैसे दिए गए। उसके अलावा ये आने जाने के इनके दौरों की तफसील देखें, किसी कराची के अखबार में शाया हुई है, कुछ 70-80 लाख के अखराजात वो इनके कानूनी जो सरबराह है सलमान नसीर साहब, तालिबान उनके दौरों की तफसील लिखी हुई थी, इतने पैसे खर्च हुए थे। तो ये तो बेदरे किन की, देखिए जो जिस चीज का माहिर होता है वो चाहता होता है कि उसकी रोजी लगी रहे, मामला ऐसे चलते रहे, मुकदमात ऐसे होते रहे, वो उनको सुलझाने की कोई कोशिश नहीं करता। यकीनी तौर पे खास तौर पे जो वकील मुलाजिम है क्रिकेट बोर्ड में, उनका कोई तजर्बा नहीं है, मेरे ख्याल में किसी अदालती तजर्बा नहीं है, कोई उनको कुछ पता नहीं है, बस वो डिग्रियां लेके आ गए हैं, कुछ अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो मैं तो सारे सिलसिले के खिलाफ हूँ, ये ऐसे होना चाहिए। रह गई तफज़्ज़ुल रिजवी साहब की बात, तो वो तो अंधाधुंध नोटिसबाजी के आती है, अंधाधुंध वो केस करने के आती है। एक जमाना था कि जब मैं क्रिकेट बोर्ड के मामला से नाखुश था और इस पे तबसरा भी किया करता था, तो एक नोटिस तफज़्ज़ुल रिजवी साहब ने मुझे भी भिजवा दिया था कि आपके खिलाफ हम दावा करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो दावा होगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, और मैंने जवाब भेजा इनको कि जनाब बड़े शौक से दावा करें, मैं तैयार हूँ। उसके बाद ना कुछ दावा हुआ ना कुछ हुआ, क्योंकि बात ही ऐसी कोई नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड नहीं अच्छा चल रहा या कुछ। खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और शेगान एजाज साहब को भी शामिल कर लेते हैं। शेगान एजाज साहब, आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। खालिद महमूद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात खालिद साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, खालिद साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे। देखिए, बात यह है कि जो पीसीबी की मुख्तलिफ केसेस, जिस तरह इंडिया वाले केस का हवाला दिया, कारकर्दगी जो है वो तो बहुत सी जगहों पर मुनासिब नहीं रही। और जो लीगल डिपार्टमेंट का रोल, देखिए पॉलिसी लेवल पर तो इख्तिलाफ मुझे बिल्कुल है। देखिए, वो रोल तो होना चाहिए कि प्लेयर्स फॉर्म करना है और प्लेयर्स को रोकना है। और जाहिर है आगे जो बयान मैंने सुना, जो शोएब अख्तर का बयान है, जो किसी की कॉम्पिटेंस पे कहना, देखिए वो सही या गलत हो सकता है, लेकिन वो हर बंदे की अपनी राय अपने तजर्बे के मुताबिक किसी के बारे में नहीं। अब जहां तक खत्ते की इज्जत की बात है, तो इसमें जाहिर है डिफेंस अगर लेना हो तो अगर तो शोएब अख्तर जो है ये वो समझते हैं कि ये बात सच है, ये ट्रुथ है, तो फिर उनका डिफेंस हो सकता है। अगर वो समझते हैं कि ये फेयर कमेंट है
यानी ये उनका ओपिनियन है, जो ये फॉर्म उन्होंने किया है और उसकी कोई बेसिस है, तो वो एक चीज हो सकती है। बाकी जो जिस तरह उन्होंने कहा कि बोर्ड के पास बहुत बिल्कुल उनका एक लीगल डिपार्टमेंट है और उधर काफी वकील हैं, और ये देखना, देखिए लीगल डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए तो उनके तमाम केसेस को देखना पड़ेगा कि उनके केसेस में उनका रिजल्ट क्या रहा है। तो बाकी जो चीज है, मैं तो समझता हूँ जिस तरह खालिद साहब ने कहा कि वकील जो है एडवाइस करता है क्लाइंट को, बिल्कुल दुरुस्त कहा, वकील क्लाइंट को एडवाइस करता है और बताता है कि इसमें हम ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं या इसमें ये ऑप्शन भी है, और फिर जो क्लाइंट के साथ चीज तय होती है उसके मुताबिक वो रास्ता इख्तियार किया जाता है। तो अगेन वकील क्लाइंट की मर्जी के बगैर कुछ चीज नहीं करता। ठीक है, फाइनली क्या कहना चाहेंगे सिकंदर बख्श साहब? आपने खालिद महमूद साहब की गुफ्तगू सुनी, शेगान एजाज साहब की गुफ्तगू सुनी, और शेगान एजाज साहब ने पहले इख्तलाफ किया, बाद में वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉर्मर से इत्तेफाक करते हैं कि उनकी बात में वजन है। आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ये दोनों का एक पर्सनल मैटर है जिसमें मैं समझता हूँ शोएब अख्तर ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बाउंसर करा दिया, तो साथ में नो बॉल भी कर दी है। अब तफज़ुल, और आजकल आपको पता है नो बॉल पे फ्री हिट है, फ्री हिट है, वो आगे लाइन में हुक करने के लिए। तो अब मज़ा आएगा, देखते हैं कि होता क्या है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये दोनों का मुझे देखिए, मेरा कभी मतलब पीसीबी के साथ कोई कोर्ट का केस हुआ ही नहीं, तो मुझे नहीं पता कि वो उनका नेचर क्या है। और शोएब अख्तर का उनके साथ हो चुका है, यूनुस खान, अफरीदी वगैरह का, तो वो उनको समझते हैं ज़्यादा बेहतर कि क्या उनके नेचर थी, उन्होंने उनके साथ क्या किया। तो उनका ये पर्सनल मैटर है, इट्स नथिंग टू डू विद एवरीवन। हम सब के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, उनका अपना ज़ाती एक एक्सपीरियंस है शोएब अख्तर का, जो कि वो उनके लिए कह रहे हैं। तो वो दोनों को अब वो मुकाबला हो रहेगा, हम बैठ के देखेंगे और यही होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब, बहुत शुक्रिया आपका फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शेगान एजाज साहब हमें आज के इस शो में ज्वाइन करने के लिए। और हमारे आज के पैनलिस्ट की गुफ्तगू आपने सुनी, उमर अकमल का मामला हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मुशीर तफुज़ हैदर रिजवी वर्सेस शोएब अख्तर का मामला हो, इस पर आज इस प्रोग्राम में आपने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, उस हवाले से आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज score.geo न्यूज़, और आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और हमारा ईमेल एड्रेस है score@geo.tv। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अपने आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।